एवरीवन वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ मनीष मास्टर। तो आज हम करने वाले हैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु के बारे में। तो भारत की जलवायु के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में बात करनी होती है। तो पूछा जाता है कि जलवायु क्या चीज़ है। तो जलवायु की बात करें हम तो जलवायु होता है किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय के तापमान, वर्षा और वायुमंडलीय दाब, हवाओं की दिशा का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ठीक है। तो जलवायु हम किसे कहेंगे भाई, किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय के तापमान, वर्षा और वायुमंडलीय दाब और हवाओं की जो दिशा का अध्ययन है उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ की जो है जलवायु कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। यह आपका आ गया तापमान, या आ गई आपकी वर्षा, या आ गई हवाओं की दिशा, या आ गया वायुमंडलीय दाब। ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया आपका ग्लोब, यानी कि पूरा पृथ्वी बन गया। तो तापमान आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे, वर्षा दिख रही है, हवाओं की दिशा किस तरह से प्रभावित होता है मौसम के अनुसार। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो ये वायुमंडलीय दाब पे जो है आपका, जब भी वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा आपका क्या होगा, तो मौसम जो है ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है हमेशा दाब, वो होता है आपके दाब किसके, वायुमंडलीय दाब जो है आपका हमेशा जो है ये किसके अनुकरण, ताप के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ताप दाब, जब भी ताप आप दाब देखेंगे ये दोनों जो है चेंज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, आपके अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। यानी कि ताप बराबर क्या होगा आपका 1/P, यानी कि प्रेशर। ठीक है, 1/प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/प्रेशर। प्रेशर मीन्स क्या हो जाएगा आपका दाब। ठीक है, तो आगे बढ़े हम इससे। तो जब भी हम दाब की बात करते हैं या ताप की बात करते हैं तो उसमें आपकी जलवायु के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही होता है कि भारत की जलवायु के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, तो भारत की जलवायु में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, तो इसमें जो आता है आपके, हमें जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उसके बारे में जो है आपके आदि के अध्ययन को हम जलवायु कहते हैं, किसी देश या स्थान की। जैसे कि रात करें हम रशिया की, तो रशिया में ज़्यादातर क्या होता है आपका, ठंडा ही रहता है इलाका। ठीक है, और चाइना की जैसे कि तिब्बत की बात करें तो वहाँ पे भी जो है आपका ज़्यादातर क्या रहता है, ठंडा ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका ज़्यादातर जो है इलाका उस टाइप का है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे को हम, जलवायु और मौसम में डिफरेंट देखें तो जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंट है। जलवायु वायुमंडल की वह अवस्था है जिसे लंबे समय तक जो है समान रहती है। ठीक है, जलवायु किसी वायुमंडल की वह अवस्था है जो लंबे समय तक क्या रहती है, एक समान रहती है। ठीक है, जबकि मौसम की बात करें तो वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है। तो मौसम जो है चेंज होते रहता है। ठीक है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी बसंत ऋतु आ जाती है, कई टाइप की। ठीक है, वैसे तो 6 प्रकार से हैं, अगर एग्जैक्टली देखें तो 3 प्रकार से। ठीक है, बात करें आगे को तो भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु आपको कैसे मिलेगी, आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मिलेगी। ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है, तो भारत की, जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत की जो अधिकांश भाग क्या है आपका कर्क रेखा के नीचे है, इसलिए भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्यों है भाई उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, क्योंकि भाई ये कर्क रेखा के जो है नीचे इसका ज़्यादा हिस्सा आता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है इंडिया बनाया गया है, तो इसका जो कर्क रेखा ना 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से आपके, राजस्थान हो गया आपका, दूसरा आ जाता है कौन सा आपका, राजस्थान के बाद गुजरात आता है, पहले गुजरात, सॉरी पहले गुजरात आता है, गुजरात के बाद आपका आ जाता है क्या, राजस्थान। ठीक है, गुजरात राजस्थान आ गया आपका, यूपी आ जाता है, एमपी आ जाता है आपका, और बिहार आ जाता है आपका, झारखंड आ जाता है आपका, और कौन सा आता है आपका, पश्चिम बंगाल भी आता है आपका, त्रिपुरा भी आता है, मणिपुर भी और क्या आता है आपका, मणिपुर। तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, जब भी आपसे पूछा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो 8 राज्यों से। ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो कर्क रेखा के नीचे जो है आपकी ज़्यादातर राज्य पड़ते हैं। ठीक है, कंपेयर टू नॉर्थ की साइड। ठीक है, कंपेयर टू उत्तर की साइड। ठीक है, उत्तर और दक्षिण, दक्षिण की साइड क्या पढ़ेंगे, ज़्यादातर जो है राज्य पढ़ेंगे कर्क रेखा से नीचे। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है आपको जो है कर्क रेखा के नीचे का आपका क्या है, आपका भारत का जो अधिकांश भाग है। ठीक है, 23.5 डिग्री पे घूमी है यहाँ पे कर्क रेखा,
भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे और मकर रेखा आपके 23.5 डिग्री पे, ठीक है, सबसे नॉर्थ में आ जाएगा आपका। तो कर्क तथा मकर रेखा के बीच के भाग है ये। तो उष्ण कटिबंधीय में क्षेत्र जो है आपका किस में रहता है, कर्क और मकर रेखा का जो क्षेत्र रहता है यहाँ पे जो है, इतने क्षेत्र पे जो है आपका क्या रहता है, आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बात करें हम, अब हम बात करेंगे मानसून की। तो ठीक है, मानसून शब्द जो है आपका किससे संबंधित है, आपका मानसून की बात करें तो मानसून आपका जो है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो अरबी भाषा के जो है शब्द से होती है, मौसम शब्द से होती है, ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, आपकी अरबी भाषा के मौसम ठीक है, मौसम नहीं, मौसम शब्द से हुई है। इसका जिसका अर्थ क्या होता है, हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। जब भी हवाएं का चेंज होता है तो ऋतुएं बदलती रहती हैं, कभी ठंडी कभी गर्मी आ जाती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, सर्दी ऋतु, बसंत ऋतु, इस टाइप से परिवर्तन होते रहता है, ठीक है, हवाओं के कारण। तो बात करें हम यहाँ पे किसी देश की जलवायु अब सबसे पहले किन किन बातों पे जो है निर्भर करती है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी देश की जलवायु जो है आपकी किस किस बातों पे जो है निर्भर करती है। पहला होता है आपका उस स्थान की जो समुद्र की दूरी है, ठीक है, समुद्र से कितनी दूरी है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे जो है हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे जलवायु कैसी है, ठीक है। नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा होता है क्या, वह स्थान किस अक्षांश पे, ठीक है। अक्षांश की बात करें तो लैटिट्यूड जिसे बोला जाता है। अक्षांश आपका ऐसा आता है, ठीक है, सॉरी, देशांत अक्षांश ऐसे आता है और देशांतर कैसे आता है, ऐसे नीचे की साइड, ठीक है। तो देशांतर आपका क्या होता है, उत्तर से दक्षिण, और जबकि उत्तर से दक्षिण, और जबकि जो अक्षांश होता है पूरब से पश्चिम, ठीक है, या पश्चिम से पूरब भी कह सकते हैं आपसे। तो बात करें उसके बाद हम उस स्थान की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई पे भी निर्भर करती है जलवायु, ठीक है। किसी देश की जलवायु आपकी ऊंचाई पे भी निर्भर करती है, अक्षांश पे भी, समुद्र से दूरी भी, और वहाँ की पहाड़ों की जो स्थिति है वहाँ पे भी जो है आपका जलवायु जो है क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है। अब भारत की मानसून की जलवायु, भारत में मानसून की उत्पत्ति की बात करें तो भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो किस आधार पे होती है, ठीक है। तो भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है, भारत में मानसून की उत्पत्ति ताप के बढ़ने और घटने से होती है, ठीक है। तो मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत आपका क्या कहलाता है, ताप इक्वल टू 1/p। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ताप होता है दाब के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, याद रखना है आपको। ताप जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो दाब कम होगा, और दाब बढ़ेगा तो ताप कम होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ताप बढ़ने पर दाब कम होगा, और दाब बढ़ने पर ताप कम होगा। हवा हमेशा जो है उच्च दाब से आपके निम्न दाब की ओर गति करती है, तो ठीक है। कई बार कई कथन पूछे जाते हैं, इस तरह से कथन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है, या कौन सा कथन इसमें से इसका अनुसरण करता है या नहीं करता है, आर सही है, ए सही है, बी से, इस टाइप से। तो हवा हमेशा क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है, ये तो आपको याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2 है आपका ताप। ताप इक्वल टू क्या होता है, 1/p, यानी कि प्रेशर के बराबर, यानी कि दाब के बराबर। ताप बढ़ने पर जो है दाब कम होगा, और दाब बढ़ने पर जो है ताप कम होगा। उसके बाद बात करें हम ग्रीष्म ऋतु की, बात करते हैं हम। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु जो है आपको सूर्य जो है कर्क रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत की बात करें तो इसके विपरीत जो हिंद महासागर में उच्च दाब बन जाता है, और क्या हो जाता है, वहाँ की जो उच्च दाब पवनें होती हैं वो भूमध्य रेखा पार कर भारत की ओर बढ़ने लगती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो उत्तरी गोलार्ध है ये आपका कर्क रेखा आगे, ये दक्षिण गोलार्ध आगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की बात करें तो लंबवत हो रही है, ठीक है, इस तरह से लंबवत हो रही है। तो पश्चिमी क्षेत्र के नज़दीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, गर्मी बढ़ेगी भाई साहब, ताप बढ़ेगा और दाब कम होगा। जहाँ हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पवनें चल रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम शीत ऋतु के बारे में। तो शीत ऋतु में जो सूर्य होती है, सूर्य जो होता है वो मकर रेखा के लंबवत होने के कारण सूर्य के जो भारत के जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पे तापमान कम हो जाता है, जिससे भारत का जो है उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। अभी हमने बताया कि जहाँ ताप बढ़ेगा तो दाब कम होगा,
दाब कम होगा तो दाब कम होगा तो ताप बढ़ेगा, ठीक है, दाब कम होने पर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कर्क रेखा, ये है आपका विषुवत रेखा, ये है आपका मकर रेखा। विषुवत रेखा को हम क्या बोलते हैं भाई? विषुवत रेखा को हम अ, अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, अक्षांश की अपोजिट रहता है, ठीक है, यानी कि जो तो इस तरह से, ठीक है। तो हिंद महासागर देख रहे हैं, सूर्य आपका नीचे आ जा रहा है, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी और यहाँ पे क्या होगा, मानसून जो है ठंडा रह जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो शीत ऋतु है उसमें ऋतु में जो है मकर रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के जो उत्तर पूर्वी भाग है, यानी कि इधर का उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है, यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, जिससे भारत का जो उच्च दाब क्षेत्र है वो बन जाता है। इसके विपरीत की बात करें तो महासागर में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है और तापमान बढ़ने के कारण अंततः उच्च दाब वाली पवनें भारत के उत्तर पूर्वी से हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें आगे को, यहीं से उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत होती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हिंद महासागर में जो निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तापमान बढ़ने के कारण, अतः उच्च दाब वाली पवनें जो होती हैं भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगती हैं और यहीं से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है, जैसे कि आपको दिखाया दिया होगा इसमें इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, तो ये है आपका कुछ अधिकतम भाग मैदान से होकर जाता है। तो अधिकतम भाग जो है आपका मैदान से होकर जाता है, कुछ भाग बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है, जिससे जलवाब से ग्रहण करके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है अक्टूबर, देखिए आंध्र प्रदेश में कब पहुंचता है मानसून, अक्टूबर नवंबर में, और नवंबर दिसंबर में पहुंचता है आपके तमिलनाडु में जो है वर्षा होती है इसके कारण, ठीक है। जिस तरह से आप यहाँ पे बनाया गया है उत्तर पूर्वी मानसून में, तो ये दिखाया गया है इस तरह से रेखाएं करके, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या बनते हैं इसमें। इम्पोर्टेंट की बात करें तो तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है। जब भी आपको तमिलनाडु के बारे में बात करें तो वर्षा ऋतु में क्या होती है, यहाँ का भूमि जो है शुष्क रहता है, ठीक है। कारण क्या है भाई, जो तमिलनाडु व दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्ट छाया के क्षेत्र में आता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, तमिलनाडु कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी मानों के जो है क्या आपके समांतर है, इस कारण से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़े हम, ये पवनें क्या होती है आपकी समुद्र से होकर आती हैं और जिस वजह से अपने साथ जलवाष्प ले आती हैं। हिंद महासागर से आने वाली ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो ये पवनें भारत में प्रवेश करने से पहले दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। कौन कौन से भागों में बढ़ जाती है भाई, ये एक तो अरब की दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें सागर में बढ़ जाती है, दूसरी बन जाती है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि दक्षिण मानसूनी पवनें, ठीक है। याद रखना आपको, जो अरब सागर की दक्षिण, अरब सागर इधर है भाई और यहाँ क्या है आपका बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर की जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पे मानसून पवनें सागर है और बंगाल की जो खाड़ी है उसकी दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, यहाँ की। तो अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनों की बात करें तो जून सितंबर में ये जो है यहाँ पे आ जाती है। अरब सागर का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जब भारत के स्थल के पास पहुँचता है तो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या अरब सागर का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत के स्थल पर पहुंच जाता है तो कितने शाखाओं में बढ़ जाता है, तो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पहली शाखा की बात करें, जैसे कि मैप में दिखाया गया है, पहली शाखा कहाँ बढ़ रही है भाई, पहली शाखा आपकी यहाँ बढ़ रही है केरल से होते हुए, दूसरी शाखा आपका यहाँ पे गोवा से होते हुए गोवा के नज़दीक, सॉरी गोवा के नज़दीक नहीं, ये आता था महाराष्ट्र के समथिंग, गोवा महाराष्ट्र के समथिंग, सॉरी। तो तीसरी आ जाती है आपकी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जैसे पश्चिमी क्षेत्र पे, ठीक है। तो अरब सागर का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत को स्थल को चाहे पास पहुँचता है तो 3 शाखाओं में बांटता है। पहली शाखा केरल तट पर 1 जून को पहुँचता है और ये मानसून पवनें जो है पश्चिमी 1 जून है, ठीक है, जून है। और ये मानसून जो है पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं, वर्षा उत्पन्न करती हैं, ठीक है। जो पहली शाखा है वो केरल तट पर 1 जून को पहुँचती हैं और ये मानसून पवनें क्या होती हैं, पश्चिमी घाट से टकराती हैं, वर्षा उत्पन्न करती हैं। अब बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढलान जो है अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलता है, अपेक्षाकृत कहाँ के मुकाबले, ये मानसून जो है पश्चिमी घाट से टकरा के वर्षा उत्पन्न करती है। तो पश्चिमी घाट के जो पूरी ढलान है वहाँ के अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, ठीक है, कम वर्षा होती है। उसके बाद करें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून की वृष्टि छाया क्षेत्र में है।
इसलिए यहाँ पे इस मानसून का जो प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो आंध्र प्रदेश से ये मैप है आपका, ये मैप है आपका, ये आपका तमिलनाडु आ गया, ये आ गया केरल का क्षेत्र, ये आ गया तमिलनाडु का क्षेत्र, तो ये आ गया आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, ये आ गया आपका केरल, ये आ गया आपका तमिलनाडु, ये आ गया आपका क्या, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो है जो अरब सागर है, कि अरब सागर यहाँ है ना, अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून की वृष्ट छाया के कारण जो है यहाँ पे क्या होता है, इस मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब करते हैं हम दूसरी शाखा की बात। तो दूसरी शाखा आपको 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट के में भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में जो है अच्छी वर्षा करती है। ठीक है, तो दूसरी शाखा की बात की है हमने, 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। इसका प्रभाव आपको छत्तीसगढ़ बेसिन क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कहाँ आ गया भाई, छत्तीसगढ़ आपका इस साइड को आ गया, आपका महाराष्ट्र यहाँ आ गया, जैसे मैप है ये, छत्तीसगढ़ ये हो गया आपका, महाराष्ट्र यहाँ आ गया। ठीक है, तो मुंबई तट के यहाँ पे जो है ये इस जगह पे, कहाँ पे भाई, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे आपको इस तरह से मिलेगा ये, जैसे झारखंड आ गया, ये आ गया आपका क्या, मुंबई, तो इस साइड से महाराष्ट्र है, तो इस साइड से। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ बेसिन क्षेत्र है यहाँ को नहीं देखने को मिलता है और ये मुंबई तट के भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। ठीक है, मध्य भारत में से यहाँ पे, ठीक है, मध्य प्रदेश के अपोजिट, ठीक है, मध्य प्रदेश के यहाँ पे थोड़ा बहुत क्षेत्र हरियाणा का भी आ जाता है, पूर्वी हरियाणा। ठीक है, तीसरी शाखा की बात करें तो अरब सागर की जो तीसरी शाखा है वो गुजरात की सौराष्ट्र से प्रवेश करती है, अरावली के सारे आगे बढ़ती है, राजस्थान के कुछ हिस्सों से होकर पंजाब पहुंचती है, जहां बंगाल की खाड़ी से आने पर मानसूनी पवनों के साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय में जो है आपकी क्या करती है, वर्षा करती है, जैसे कि उत्तराखंड में। ठीक है, तीसरी शाखा की बात करें तो अरब सागर की जो तीसरी शाखा है वो गुजरात के सौराष्ट्र से वो प्रवेश करती है, अरावली, अरावली कहाँ आता है भाई, अरावली आता है आपकी कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, अरावली की जो सबसे बड़ी चोटी है कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर की जो हाइट है वो कितनी है भाई, 1722 मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और हमने पढ़ लिया यहाँ पे, तो क्या होता है, जो अरावली पर्वत है, तीसरी शाखा की बात करते हैं, तो अरब सागर की जो तीसरी शाखा है वो गुजरात की सौराष्ट्र से प्रवेश करती है, अरावली के सारे आगे बढ़ती है, राजस्थान के कुछ हिस्सों से होकर पंजाब पहुंचती है भाई, राजस्थान यहाँ आ गया आपका, राजस्थान यहाँ आ गया आपका, पंजाब यहाँ पहुँचती है, जहाँ से बंगाल की खाड़ी यहाँ आता है आपका, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो पवनें होती हैं से मिलकर जो है पश्चिमी हिमालय जो है वर्षा होती करती है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय क्या करती है आपकी, वर्षा करती है। ठीक है, जिस तरह से देखें हम, ये आ गया आपका क्या, सारा। ठीक है, तो अरब सागर जो तीसरी शाखा होगी वो गुजरात यहाँ पे आ जाता है, इस तरह से गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की जो सौराष्ट्र शाखा है, सौराष्ट्र है, वहाँ से प्रवेश करती है अरावली। अरावली कहाँ पे आ जाएगा, राजस्थान यहाँ पे आ गया आपका, जैसे यहाँ पे राजस्थान आ गया आपका, यहाँ पे गुजरात आ गया। ठीक है, तो ये क्या करती है, गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है और अरावली के सारे, अरावली यहाँ पे आ गया आपका, अरावली, तो अरावली पे जो है आपका क्या करती है, सारे आगे बढ़ती है और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो है वर्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ से होके पंजाब बहती है, पंजाब चली जाती है, पंजाब आपका ऊपर आ जाएगा इससे। ठीक है, तो पंजाब में पहुंचती है, तो जहाँ से बंगाल की खाड़ी आने वाली जो मानसून पवना होती हैं इस तरह से बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, यहाँ से ऐसे मानसूनी पवनों के साथ मिलकर पश्चिमी क्षेत्र में जो है आपकी क्या करती है, वर्षा करती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करती है, वर्षा करती है। तो बंगाल की खाड़ी की पवन दक्षिण हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो उसके बाद बंगाल की खाड़ी की जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके बारे में बात करें, तो ये पवनों की बात करें तो ये पवन अभी बंगाल की खाड़ी से आगे हुए बांग्लादेश म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है। म्यांमार तट पर स्थित अरकाल, अरकाल की पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिलती हैं, म्यांमार में, अरकाल के है या फिर अरकुयामा, आरा
आरा का यामा, ठीक है, अराकाम यामा, ठीक है, यहाँ से टकराती है अरकाल की पहाड़ियों से। इन पहाड़ों की एक शाखा पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश की जो है पश्चिमी दक्षिण पूर्वी से प्रवेश करती है और गंगा के मैदान, पंजाब के मैदान में बारिश करती है। देखिए इस तरह से यह भी बनाया गया है। ये अरकाल की पहाड़ियाँ यहाँ आती है म्यांमार में, तो यहाँ से होते हैं इस तरह से। ये मानिसरोम, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानिसदान में, तो इस तरह से, ठीक है। दूसरी शाखा उत्तर पश्चिम पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा करती है। मेघालय के गारो पर्वत शिखर पर स्थित मानिसराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है? पर्वतों की कीप आकृति, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पर्वतों की जो कीप आकृति है उसके कारण क्या होती है? उसकी सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो ये शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आने वाला एक तूफान है जो भूमध्य सागर से उठता है और भारत के पंजाब में बारिश तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी करता है, ठीक है। देखिए जिस तरह से ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है, इस क्षेत्र में होती है। यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका, जैसे यहाँ पे गुजरात आ गया आपका, उत्तराखंड यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे यूपी आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका पंजाब, यहाँ पे हरियाणा यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, और पंजाब हरियाणा आ गया आपका, तो यहाँ पे उत्तर हिमाचल आ जाता है आपका, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर आ जाता है, लद्दाख श्रेणी ये आ जाती है। तो इस तरह से बर्फबारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बर्फ विक्षोभ जो है गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होगा। आपने देखा होगा जैसे पंजाब हो गया आपका, पंजाब में अच्छी खासी जो है गेहूं की कृषि होती है। अदर स्टेट में भी होते हैं जहाँ वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, ठीक है। तो भारत में औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 125 जो सेंटीमीटर है, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत में वर्षा के आंकड़ों के बारे में, तो भारत में जो वार्षिक वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर से अधिक। और जो पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में मेघालय में उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र में जो है होती है, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा। अब देखिए इस तरह से लेह में होती है, ये पश्चिमी क्षेत्र में आ गया, ये आ गया आपका ये, ठीक है, ये पश्चिमी पूर्वी, ये उप हिमालय, ये आ गया आपका क्या पश्चिमी घाट, यहाँ पूर्वी घाट आता है। तो इस तरह से, ठीक है। न्यूनतम वर्षा की बात करें तो 20 सेंटीमीटर से कम भाई। जो पश्चिमी राजस्थान है, आपने देखा होगा पूर्वी राजस्थान जो है थोड़ा बहुत हरा भरा है ये, लेकिन पश्चिमी आ रहे यहाँ पर रेगिस्तान है इस तरह से, ठीक है, यहाँ रेगिस्तान है। तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, लेह लद्दाख में जो है वर्षा कितनी होती है भाई? 20 सेंटीमीटर से कम होती है। जिस स्थान पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन राज्यों में चावल की खेती क्या होती है? बेस्ट होती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।